नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने इस क्षेत्र में काम किया है। अब काम बड़ी करने की कोई योजना आपके पास बचती नहीं, तो उन लोगों की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, कोई बड़ा समस्या नहीं रहता उनको। कोई बड़ा आम जनों में योजनाओं का तुरंत पहुंच जाना, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीवन के लिए बड़ा अच्छा अवसर रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा और हमारी मौजूदगी है आज किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा में। और हमारे साथ हैं भाजपा नेता सुशांत गोप जी, जिन्होंने अगर भाजपा में जोड़ने की बात कही जाए तो इनका जितना भी सराहा जाए कम है, क्योंकि युवाओं से लेकर के महिलाओं और बुजुर्गों तक भाजपा से जोड़ने का काम के साथ साथ इनका सामाजिक कार्य भी बहुत सराहनीय है। तो आज हम इसी सिलसिले पे बात करेंगे कि ये कैसे करते हैं और भाजपा में कब से हैं। तो इससे पहले प्रभात खबर में स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आप भाजपा में कब से जुड़े हुए हैं और जो आपका सामाजिक कार्य करने का जो सिस्टम कहा जाए वो कुछ हर लोगों से अलग तरीके का है। एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभात खबर के नाते आपने क्षेत्र के काफ़ी जटिल समस्याओं को भी आपने समय समय पे उठाया है। किशनगंज विधानसभा के दृष्टिकोण से मैं स्वयं विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति में आया हूं और एक संघ के स्वयंसेवक के नाते काफ़ी दिनों से हमने अपना काम किया है। विद्यार्थी परिषद, जैसे आपको पता है, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक छात्र संगठन है और भाजपा से पहले विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद ने अनुशासन सिखाया है, टाइम मैनेजमेंट सिखाया है और सबसे बड़ा बात संघ के नाते प्रथम पुरुषी विचार सिखाया है कि आपको पहले कोई सामाजिक काम या किसी भी चीज़ में मुद्दों में अगर बात करनी है तो पहले स्वयं में सुधार कीजिए, फिर आप बात रखिए। और ये हमारे लिए राजनीतिक जीवन में बहुत बदलाव लाया है। 2008 से मूलतः हम भाजपा में पदेन कार्यकर्ता के रूप में युवा मोर्चा से आए और फिर लगातार युवा मोर्चा, फिर कई चुनाव का अनुभव रहा, चुनाव में व्यवस्था प्रमुख के नाते बने और विगत 2 वर्ष कार्यकाल हमारा जिला अध्यक्ष के नाते 6 वर्ष का कार्यकाल हमारा रहा। काफ़ी आंदोलनात्मक कार्यक्रम रहा और यहाँ के स्थानीय समस्याओं को प्रशासन पे और शासन के पटल पर आना, ये हमारी प्राथमिकता हमेशा रही है। हम कई जगह प्रभात खबर की टीम चौक चौराहे पे जा करके जनता के मन टटोल रही थी, तो कहीं ना कहीं सुशांत गोप जी का नाम आ रहा था कि उन्होंने हर जगह पे, अगर चाहे हॉस्पिटल या बीमारी या कहीं भी कार्यालय में हो, तो कहीं ना कहीं उनका मदद जरूर मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में भी हमने अपना जीवन वार्ड पार्षद के नाते भी प्रारंभ किया था, मतलब जनप्रतिनिधि के नाते। तो 2 बार का वार्ड पार्षद का भी अनुभव रहा है और हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहा है, काफ़ी स्लम्स वहाँ पे रहते थे। तो उन लोगों की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, कोई बड़ा समस्या नहीं रहता, उनको कोई बड़ा बदलाव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी छोटी जो आवश्यकता की चीज़ें थी उसको तुरंत पूरा करना होता है और उसके लिए हमारा एक सिस्टम डेवलप है। कई लोग उस क्षेत्र में खुद पे इतना सबल कर दिए हैं कि आपको हमारी या किसी बड़ी पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं है। वो लोग वहाँ तैनात हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं। हॉस्पिटलिटी बात करें तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल 90 के दशक की तुलना में आज के डेट में सब कुछ मैनेजमेंट है। आपको केवल अप्रोचेबल जगह चाहिए, आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो हमारे कई लोग ऐसे हैं जिसको ये पता है कि इनको ये समस्या है तो इसका सटीक जगह कहाँ है, उस सटीक जगह पे पहुंचा देने से उनका काम प्रशासन स्तर पे बहुत बखूबी हो जाता है। आज बदलाव है, बिहार में बदलाव चल रहा है, सारे सिस्टम बड़े अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ लोगों को मिलता है और नाम हमारा होता है। अच्छा, तो अभी आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो क्या उस सरकार होने के नाते आपको सरकार से और जनता तक मदद करने में सपोर्ट मिलता है? निश्चित ये आपने जो बात रखी है ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी रहा है। डबल इंजन की सरकार के कारण आम जनों में योजनाओं का तुरंत पहुंच जाना, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जीवन के लिए बड़ा अच्छा अवसर रहा है। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हमारे राजनीतिक और सामाजिक कार्य में कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार
और जन कल्याणकारी योजनाएं जो आज धरातल पे चल रही है उसका लाभ हमें भी मिला है। लोगों तक पहुंचाने से लोगों के संवाद और संबंध का लाभ, संपर्क का लाभ वो हमको एक मिला चीज है। और ज्यादा लोगों की जुबान पे था कि करप्शन बढ़ा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, करप्शन बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जब लोग अचानक से बहुत सारा कुछ काम हो जाता है ना, और हर फील्ड में कुछ ना कुछ काम होता है, तो कुछ ना कुछ बिचौलिए वहां आ जाते हैं और वो बिचौलिए करप्शन को हवा देते हैं। अब आप ये सिंपल समझ लीजिए, अभी हमारा एक योजना आया है जो 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी पूर्णिया की धरती पे आके उसका बिल्कुल विधिवत उद्घाटन करने वाले हैं और उसका उद्घाटन हो चुका है कि प्रत्येक परिवार को 2,70,00,000 परिवार के प्रत्येक महिलाओं को 10,000 की सहायता राशि अपने जनजीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए मिलेगा। अब इस चीज को क्या कर रहा है, अन्य दल उसको फॉर्म भरवा रहा है, 100 रुपया ले रहा है। महागठबंधन के लोग 150 रुपया करके इस क्षेत्र में ले रहा है। जनसुराज वाले फॉर्म भरवा रहे हैं, आधार कार्ड और नंबर ले रहे हैं और हम वो उपलब्धि आपको करा देंगे, 10,000 आपके अकाउंट में चले जाएगा। कुछ दिन बाद जब अकाउंट में आएगा तो लोगों को लगेगा कि वो फॉर्म भरे थे इसलिए आया। तो इस बीच में जो अन्य दलों के लोग इस योजनाओं को लाभ के लिए झूठा फॉर्म भरवाते हैं, झूठा कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस चीज का दुष्प्रचार हमारे ऊपर आता है कि कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ा है। ब्लॉक वगैरह में जो काम होती है, जनरली जनसाधारण की समस्या ब्लॉक और म्यूनसिपैलिटी तक ही सीमित रहती है। जिला पदाधिकारी कमिश्नरी लेवल पे कम जाते हैं। तो ब्लॉक लेवल पे कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जिसको हम लोग मानते हैं कि सरकार के सराहनीय कामों को, जन सुविधाओं को धरातल पे लाने के लिए कुछ ऐसे लोग अपने रोजी रोटी का साधन बना लिए हैं जो ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल लोग हैं और वो बिचौलिया का काम करते हैं और उसका दुष्प्रचार हमको झेलना पड़ता है। कम पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इसका लाभ करप्शन का वो जो शिकार होते हैं उनको लगता है कि हम तो 100 रुपया दिए थे लेकिन हमारा आधार कार्ड नहीं बना, तो वो उपयोगी नहीं है। आधार कार्ड बनाने के लिए आपको पैसा नहीं देना था। तो क्या पार्टी अगर आपको मौका देगी तो चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते 25-30 वर्षों से आप एक ही क्षेत्र में अगर रहते हैं तो आपको ये लगता है कि हमको कोई और अच्छी उपलब्धि मिले ताकि हम जन समस्याओं को और ज़्यादा सॉल्व कर सकें, उसको समाप्त कर सकें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम सभी लोग हर काम के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। पार्टी जब जो जवाबदेही देगी, जब जो जिम्मेदारी देगी, उसको निश्चित रूप से निभाएंगे। तो अगर आपको मौका मिलता है, जनता आप पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, अगर किशनगंज के विधायक बन जाते हैं तो किशनगंज के लिए वो 5 काम कौन सा करेंगे, या क्या आप सोच रहे हैं कि ये काम अगर हमको मौका मिलता तो करते हैं, वो जनता के बताने का? क्योंकि हम लोग समय समय पे इस बात को उठाए भी हैं। ये बड़ा विडम्बना है कि इस 70-80 साल के दशक में कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व से किशनगंज की धरती पे रहा है। सांसद विधायक के नाते आप ये समझ लीजिए कि 70% शासन कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे किया है। और बड़ा दुखद होता है कि उन लोगों को विकास से कहीं कोई सरोकार नहीं रहता है, केवल धार्मिक और बरगला कर भ्रमित करके वोट जुड़ाते हैं और फिर क्षेत्र में उसको आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चुनाव में फिर आएंगे और धार्मिक कार्ड खेलेंगे और जीत जाएंगे। जिस तरह नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने इस क्षेत्र में काम किया है, अब काम बड़ी करने की कोई योजना आपके पास बचती नहीं है। आपको केवल उन योजनाओं को पटल पे ले जाके उसको श्री गणेश कर देना है, काम सही जगह पे पहुंचा देना है। ये जगह भी उन लोगों ने नहीं तय किया। 5 काम में वार्ड पार्षद के नाते हम लोगों ने जो प्राथमिकता दी थी, वो प्राथमिकता हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र में रमजान नदी का सफाई। रमजान नदी हार्ट ऑफ द टाउन है, हार्ट ऑफ द सिटी है और आपके किसी भी बड़े जिले के, बड़े विधानसभा के या फिर किसी भी चीज़ के नगर मुख्यालय को सुंदर करना आपके शहर का पहचान बनाता है। तो हमारा ये प्राथमिकता रहेगा कि रमजान नदी जो एक बहता नदी था, जो बिल्कुल इस पूरे क्षेत्र को ठंडक करता था, वो आज नाले में तब्दील हो गया है। हम लोगों ने नगर परिषद के द्वारा कुछ योजनाएं लाया था, सफाई किया था, लेकिन वो हमारी प्राथमिकता है कि उसका जो मुंह बंद किया गया है वो स्थानीय विधायक के क्षेत्र में मुंह बंद किया है। डोक नदी से इनका जुड़ाव होता है और जहाँ पे कुछ आप जमीन जो कब्जा करते हैं, ऐसे लोग उसको मुंह बंद कर दिए हैं। उसको खुलवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी ताकि नदी फिर से उसी आवेश में बहे और लोगों को
पानी का लाभ मिले, पानी के साथ साथ स्वच्छता का भी लाभ होता है। अब दूसरी प्राथमिकता रहा है, यहाँ पे सब कुछ बना है, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना है, आप विश्वास नहीं करेंगे, हजार बेड की अनुसूचित जाति जनजाति के हॉस्टल बने हैं, अल्पसंख्यक के छात्रावास बने हैं, IIT कॉलेज बने हैं। लेकिन हमारा मूल जो विद्यालय महाविद्यालय है वो है मारवाड़ी महाविद्यालय। वहाँ पे कक्षाओं की कमी है और कोई भी सांसद विधायक आज तक अपने फंड से 5 रुपया की राशि नहीं दिया कि उसको पोचारा कर दिया जाए, मतलब प्रयास भी नहीं। यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं। एक प्राइवेट कॉलेज चलते थे पहले, महिला रतन कालीसा महाविद्यालय एफिलेटेड हो गए, लेकिन उसके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो आप बड़ा कुछ कर लोगे, लेकिन जो बेसिक शिक्षा है उस बेसिक शिक्षा के कारण यहाँ पे लोग अच्छी तरह से नहीं जाते हैं। तो हमारा ये सबसे प्राथमिकता रहेगा कि एक अच्छी कॉलेज, और जो कॉलेज स्टेबल है उसको अच्छी व्यवस्था दिया जाए। तो दूसरी प्राथमिकता तो विद्यालय के नाते रहे। और तीसरा, इस क्षेत्र में हम सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहते हैं। उसके अलावा 7 सिस्टर जो राज्य हैं उसके हम एंट्री पॉइंट है बिहार का, पहला हमारा जिला है जिसका हम स्वागत करते हैं नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को। इस क्षेत्र में जो नॉर्थ ईस्ट और अपने इंडिया के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, जो मोदी जी के बाद समाप्त हुआ है, उसको मजबूत करने के लिए वेलकम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग जब भी बिहार में प्रवेश करें उसको एक किशनगंज दिखाए कि बिहार क्या चीज़ है, बिहार में स्वागत आ गया, यह हमारे लिए बहुत वेलकम का चीज़ है। तीसरा, इस क्षेत्र में केंद्र में सरकार निश्चित रूप से है और आगे भी हमारे विधानसभा चुनाव के बाद भी यथावत 3 साल तो रहने वाली है। इस क्षेत्र में जो कृषि हब है और जिसका लाभ, जिसका व्यापारीकरण बंगाल फायदा उठाता है, आप इस्लामपुर चले जाएंगे और दलकोला चले जाएंगे, वहाँ पे रेलवे का रैक लगता है, वहाँ पे गोदाम्स है, वहाँ पे मार्केटिंग हब है, अनारस है, चाय पत्ती है, आपका जूट है, धान है। ऐसे फसल को हम लोग बंगाल में, चूँकि बहुत घना आबादी है और बंगाल में उसको फ़ायदा मिल जाता है, मार्केटिंग हब का कमी है, तो एक मार्केटिंग हब किसान के लिए निश्चित रूप से खुलना चाहिए। किशनगंज में बनवाएंगे। हालांकि मार्केटिंग है लेकिन लोग में जागृति नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि आप बिहार में भी उसको कर सकते हैं। वो एक किसान के क्षेत्र में करना। युवाओं के लिए आप बता सकते हैं कि आप ये सब कुछ है, लेकिन युवाओं जो आजकल कहता है कि पलायन की स्थिति में होती है, पलायन रुका है, लेकिन युवाओं को जो उनका प्रैक्टिकल जो स्कीम्स होते हैं उसके लिए काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, ताकि इंटर पास मैट्रिक पास बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका एक काउंसलिंग हब, और बिल्कुल प्रोफेशन के हिसाब से आपकी जो इंटरेस्ट है आपको केवल बताना है। वो इसकी कमी, बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक धरे में चले जाते हैं। एक बड़ा काउंसलिंग हब होना चाहिए और बिल्कुल गवर्नमेंट से एफिलेटेड होना चाहिए। ये बेसिक है। तीसरा है, यहाँ पे लोग बड़ी मात्रा में आते हैं और जाते हैं। कोई बड़ा सा, सबके पास वो बेसिक कंसेप्ट नहीं रहता है कि हम होटल में जाके रहें। सुबह 4 बजे का ट्रेन है, आप 50 किलोमीटर दूर से आएंगे तो आपको रात को आना पड़ेगा। तो स्टेशन के आसपास ज़मीन भी उपलब्ध है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। अगर 200 से 500 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क सरकार की योजनाओं का लाभ करा के हम करा सके तो निश्चित रूप से क्षेत्र का भला होगा। ये हमारी 5 जो विधायक बने तो भी, और न बने या न लड़े चुनाव तो भी, आने वाले समय में इन 5 योजनाओं के लिए हम प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे और लोगों से मिलके ऐसी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाएंगे। तो हमारे साथ किशनगंज के युवा नेता और भाजपा से जोड़ने और भाजपा के विचारों पे रख कर के युवाओं के बीच रह कर के काम करने वाले सुशांत गोप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।